Hello students, today we are going to discuss about our new unit that is unit number 3 और इसके अंदर हम जो चैप्टर है उसको हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक तरह से स्टडी होता है, किसका स्टडी होता है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसकी स्टडी होता है। अब वो कहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे? फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कहाँ से हम प्रोड्यूस करेंगे? एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे क्या बात याद रखनी है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास मान लीजिए एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। मैंने जैसे ही ए लिक्विड को बी लिक्विड के अंदर डाला तो ये क्या कर रहे हैं? मान लीजिए ये बबल इस तरीके से क्या कर रहे हैं? एक्सक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, बबल बन रहे हैं ऊपर ही। तो देखिए जैसे ही डाला तो ये अपने आप बबल बनने लग गए। ना मैंने इस बीकर को हीट किया, ना ठंडा किया, ना ही बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई की है। जैसे इन दोनों को लिक्विड को मैंने ऐड किया, मुझे पता लगा कि केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गई है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो अपने आप ही शुरू हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब इस प्रोड्यूस एनर्जी को हम किस में यूज़ करेंगे? क्योंकि इस एनर्जी को हमें यूज भी करना है ना, तो उसको हम किस में यूज़ करेंगे? जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है, जो अपने आप नहीं होती है, उन रिएक्शन को कैरी आउट करवाने में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी होता है। अब ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोनों ही चीज़ों के लिए, थ्योरेटिकल के लिए भी और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के लिए भी। ठीक है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मैनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट मेटल्स आए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और हमारे पास क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इस तरह के जितने भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं सॉरी, उनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं बैटरी और फ्यूल सेल जो हमारे होते हैं, बैटरी जनरली आप बैटरी को कंसिडर कीजिए, जैसे इन्वर्टर की बैटरी हो गई। तो बैटरीज़ के अंदर हमें पता है बैटरी हमें क्या सप्लाई करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिलती कैसे है? जब हम उस बैटरी के अंदर क्या डालते हैं? बाहर से क्या डालते हैं? एक वाटर डालते हैं। हमें पता है कि उसमें 38% HCl होता है। तो वो हमारा क्या होगा? केमिकल हो गया। तो बैटरी हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो हम केमिकल डाल रहे हैं उससे आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? जो बैटरीज होती हैं वो क्या काम करती हैं? केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और हम पता है कि ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज़ की जाती है, बहुत सारी जगह पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो रिएक्शन कैरी आउट की जाती हैं इलेक्ट्रोकेमिकली मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टेक्निक्स आती हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, उनसे अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो काफ़ी एफिशिएंट भी होती है और पोल्यूटिंग भी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कोई किसी भी तरह का स्मोक आउट नहीं होता है। ठीक है, अब इस तरीके से अगर लेस पोल्यूटिंग है तो हमें पता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है और इको फ्रेंडली बन जाती है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि वो क्या है? एफिशिएंट है, और इको फ्रेंडली क्योंकि वो लेस पोल्यूटिंग है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही वास्ट क्या है? एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसका बहुत बड़ा ब्रांच हो गया। इसलिए इस यूनिट के अंदर हम बहुत बेसिक और इंटरेस्टिंग बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है डैनियल सेल का। ओके, अब जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए भी और जिन्होंने पढ़ा है उन लोगों के लिए पर रिपीट कर देंगे कि डैनियल सेल क्या होता है। मैं यहीं पे सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये एक तरह का कंस्ट्रक्शन है डैनियल सेल का। ओके, इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि दो बीकर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है। अब इन बीकर के अंदर जो पहला वाला बीकर है उसके अंदर क्या है? सॉल्यूशन कंटेनिंग साल्ट ऑफ जिंक। इसका मतलब क्या हुआ? जिंक का कोई भी साल्ट चलेगा, जैसे ZnSO4 ये भी जिंक का साल्ट हो गया, ZnCl2 ये जिंक का कोई भी साल्ट चलेगा।
साल्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी वही बात है, सोल्यूशन कंटेनिंग साल्ट ऑफ कॉपर, कॉपर का कोई भी साल्ट चलेगा, जैसे CuSO4 हो गया, ये एक साल्ट हो गया हमारा, CuCl2 हो गया, ये साल्ट हो गया हमारा, कुछ इस तरीका का साल्ट चलेगा, ओके। अब इन दोनों को कनेक्ट किया, ये बीकर आपस में किस तरह से कनेक्ट है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है सोल्ट ब्रिज, ये सोल्ट ब्रिज इन दोनों बीकर को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये सोल्ट ब्रिज होता है, ये सोल्ट ब्रिज के अंदर भी केमिकल भरा हुआ होता है। जनरली अगर हम ये कहें कि सोल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर पोटाशियम आयन भरे हुए, पोटाशियम आयन, कैल्शियम, क्लोराइड आयन, ये आयन्स भरे हुए रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन बीकर के अंदर क्या टिप है, जैसे कि ये जिंक का कंटेनर है, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है क्या है, ये इसके अंदर जिंक सॉल्यूशन है। तो इसी जिंक सॉल्यूशन के अंदर हमने एक रोड डाली हुई है, ये एक तरह से क्या हम कह सकते हैं, रोड है, मेटालिक रोड कहते हैं हम। और ये जो मेटालिक रोड है ये पूरी की पूरी किससे बनी हुई है, जिंक से बनी हुई है। ये जो साइन दिखा रहे हैं इसके बारे में डिस्कस थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चीज़ में क्या क्या मेंशन है इस डायग्राम के अंदर। अब ये जो कॉपर का इधर सॉल्यूशन है उसमें एक मेटालिक रोड है, और ये मेटालिक रोड किसकी बनी है, कॉपर की, ठीक है। अब हमें इतना पता लग गया कि मेटालिक रोड इसके अंदर इंसर्ट किए। अब मेटालिक रोड को एक एक्सटर्नल वायर से यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है कि एक्सटर्नल वायर है, यानी कि मैं जिंक को इस प्लेट के ऊपर ये वायर से बांध कर कॉपर वाले मेटालिक रोड पे क्या कर रहा हूँ, ये वायर बांध रखा है, ठीक है। जैसे ही ये साल्ट ब्रिज बाहर रहता है, जैसे ही साल्ट ब्रिज इसके अंदर मैं इंसर्ट करूँगा, इसमें क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप इन दो वायर्स के बीच में एक की लगा दें और एक बल्ब लगा दें, तो जैसे ही आप की को ऑन करेंगे वो बल्ब लाइटन होना शुरू हो जाएगा, वो जो बल्ब है वो ग्लो होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर वो बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तो हमें यही बताना है कि केमिकल एनर्जी को हम किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यूजिंग डैनियल सेल। अब देखिए होता क्या है इसके अंदर, बड़ा ही सिंपल सा टास्क है ये। जब हम एक मोल ले लेते हैं, ठीक है, एक एम कहने का मतलब है 1 मोलर क्या लेते हैं हम, इनका कंसंट्रेशन ले लेते हैं, तो ये जो सेल होता है ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, 1.1 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट से, अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से हम क्या लगाएं, एक ऐसा सोर्स लगाएं जो क्या हो 1.1 वोल्ट से लेस हो, ठीक है। अब 1.1 से अगर लेस हुआ तो इसके अंदर तो 1.1 फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो होता रहेगा। अब देखिए इसमें जो खास बात है इस सेल की वो ये है कि जब भी यहाँ से इस सॉल्यूशन से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसमें जिंक का सॉल्यूशन है, इस जिंक के सॉल्यूशन से यहाँ से आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं जो मैंने मेंशन किया, यानी कि जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और इसका मतलब ये होगा करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब जब इसमें से करंट इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम जिंक टू एनोड, तो इसका मतलब हुआ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो गया, ये बात सही है। अब देखिए जो जिंक होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इस जिंक के ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इस मेटालिक रोड से इलेक्ट्रॉन आउट हो रहे हैं, इस मेटालिक रोड से क्या हो रहा है, जिंक आउट हो रहे का मतलब हो गया जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2++2 इलेक्ट्रॉन के अंदर, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आउट होने का मतलब हो गया है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाना, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है तो हम नेगेटिव दिखा रहे हैं, अब यहाँ से आ रहा है तो इसको हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट कर रहे हैं। अब पॉजिटिव साइन से ही क्यों इंडिकेट किया, क्योंकि अगर हम क्योंकि सबसे पहले हम नेगेटिव साइन को इंडिकेट करते हैं कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा उसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज मेटालिक रोड कह देंगे, और जहाँ से नेगेटिव चार्ज इंसर्ट हो रहा है वहाँ पे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक रोड कहेंगे, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस कॉपर के पास आया, मतलब
ये कॉपर इस मेटालिक रोड से, ये इलेक्ट्रॉन जो आया है ये मेटालिक रोड से होते हुए तो सॉल्यूशन में जाएगा। अब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, Cu2+, क्योंकि अगर मैं CuSO4 लेता हूँ मान लीजिए सॉल्यूशन, तो Cu2+ अलग और SO4 नेगेटिव अलग हो गया। अब Cu2+ क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होने के बाद क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सॉल्यूशन के अंदर जो भी CuSO4 में जो कॉपर प्रेजेंट है वो कॉपर एक तरह से इसके चारों तरफ लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा दिखाई देगा कि इस सॉल्यूशन से कॉपर इसके ऊपर चढ़ रहा है, एक अलग से परत बन रही है। और इसका विपरीत, इसके अपोजिट क्या होगा, ये जो हमारा जिंक मेटालिक रोड है ये क्या होगा, डिसइंटीग्रेट, यानी कि टूटता रहेगा। ठीक है, ये क्या होता रहेगा, टूटता रहेगा। अब हम बात करते हैं, अगर हम एक्सटर्नल सर्किट लगा देते हैं, अगर हम 1.1 से लेस का लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, फ्लो होते रहेंगे, क्योंकि जो एक्सटर्नल सोर्स है वो तो कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास करंट फ्लो होता रहेगा। तो यही लिखा है, अगर हम 1.1 वोल्ट से कम लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जेडन रोड टू कॉपर रोड, हेंस करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। अब यहाँ पे क्या है, जिंक डिजोल्व एट एनोड एंड कॉपर डिजोल्व एट कैथोड। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है एनोड वर्ड, एक आ रहा है कैथोड वर्ड। चलिए एक बार समझ लेते हैं इनको भी, एनोड और कैथोड क्या हैं हमारे। देखिए, इस वर्ड को याद रखने के लिए हमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी, ये वर्ड LOAN। ठीक है, इस एक वर्ड से ही पूरा डैनियल सेल कवर अप हो जाता है, मतलब मोटा मोटी पूरा कवर हो जाता है। जो हमारे पास लोन वर्ड का L है, उस L का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। L का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें लोन एक बार लिख लेते हैं, LOAN। ये तो हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, L का मतलब तो ठीक है। O का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, O का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन। A का मतलब क्या हो गया, उसका हम कहेंगे एनोड, उसको हम क्या कहेंगे, एनोड। और ये जो लास्ट में N बचा है उसका मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, आई होप ये वर्ड जो है इसका पूरा का पूरा मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट हो रहे हैं, तो मतलब क्या कहेंगे इसको, नेगेटिवली चार्ज। अब लोन वर्ड से हमें नेगेटिवली चार्ज वर्ड का पूरा इतिहास पता लग जाएगा। कैसे, L से मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की इस वाले, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है ना, इसी को हम पकड़ के रखेंगे। ये क्या है हमारा, नेगेटिवली चार्ज मेटालिक रोड है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ जी हो रहे हैं, तो इस पे, इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि जो जिंक होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, Zn2+ में, +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे हो रहा है हमारा, इस वाले हम इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। ठीक है, तो एनोड क्या किसे कहेंगे, एक ऐसे इलेक्ट्रोड को कहते हैं जहाँ पे क्या हो, पहली कंडीशन क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो यानी कि ऑक्सीडेशन हो, और दूसरा क्या होना चाहिए, वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब कैथोड में ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर एनोड है आपको याद हो गया तो कैथोड अपने आप याद हो जाएगा। कैथोड में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बी पार्ट देखिए इसका। अगर मान लीजिए एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल सोर्स क्या काम करेगा, वो एक्सटर्नल सोर्स उस करंट को फ्लो होने से रोकेगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। केमिकल रिएक्शन होने का मतलब यहाँ पे जो कॉपर था वो इसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होगा, और यहाँ जो जिंक था वो गिर के नीचे नहीं पड़ेगा, ये बात है। अगर हम तीसरे टाइप की बात करें, अगर मान लीजिए कि 1.1 वोल्ट से ज़्यादा एक्सटर्नल सोर्स है हमारे पास, एक बैटरी है जो हम इस पर लगा देते हैं, तो क्या होगा, अब यहाँ पे अगर ज़्यादा हो गया तो हमें पता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे कि सब कुछ रिवर्स होने का मतलब हो गया, ये तो क्या हो जाएगा हमारा जिंक वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्योंकि रिवर्स होने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एनोड से कैथोड हो जाएगा। अब यहाँ कॉपर की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और कैथोड से एनोड हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे थे, जिंक से किधर जा रहे थे, कॉपर की तरफ,
लेकिन अगर हम एक्सटर्नल सर्किट में 1.1 वोल्ट से ज़्यादा लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अब करंट कैसे जाएगा, कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें क्या होगा, जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजोल्व्स एट द कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिंक क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है एट द जिंक इलेक्ट्रोड, क्योंकि हमें पहले पता क्या था, अगर ये एक्सटर्नल सर्किट नहीं लगाते 1.1 वोल्ट से तो जिंक तो नीचे क्या हो रहा था, डिसइंटीग्रेट, टूट रहा था। लेकिन अगर हम 1.1 वोल्ट से ज़्यादा लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब जिंक से, इस सॉल्यूशन से जिंक इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है और कॉपर क्या हो रहा है, टूट रहा है। ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, अगर उस सेल के अंदर हम कंसंट्रेशन 1 अम ले लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल या फिर डैनियल सेल, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, वोल्टाइक सेल, सॉरी, अगर हम इनकी कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं तो उसको हम क्या कहें, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल अभी तो हमने डिस्कस किया है, उसी को हम गैल्वेनिक सेल बोल रहे हैं। बस अब यहाँ पे थोड़ा इंटरनल स्टडी और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा कि जिंक जो है, जिंक जो इलेक्ट्रोड है, अभी हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सर्किट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब जिंक जो है हमें पता है ये क्या है, एनोड है, और एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये जिंक +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए अगर कोई भी इस ये क्या होता है हमारा रिएक्टेंट साइड, और एरो के राइट हैंड साइड क्या होता है, प्रोडक्ट साइड। अगर प्रोडक्ट साइड में आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जिंक +2 का मतलब क्या होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पे जिंक का मतलब है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तब जाके ये जिंक +2 बना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोसेस का नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये तो कहाँ होगा, एनोड पे। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, Cu2+ जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने रिलीज़ किए थे उसको लेके क्या बनाता है, कॉपर, जो हमें पता है कि वो जो कॉपर इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर चिपक जाता है ये। तो ये जो 2 रिएक्शन है इनको हम क्या बोलते हैं, 2 हाफ रिएक्शंस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल जो कॉपर वाली हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो जिंक वाली हो जाएगी। ये हमारी हाफ सेल होती है, और इनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स कपल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये हम, अगर हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़े तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए ओवरऑल रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है। अब सबसे पहले तो लिखिए एनोड की रिएक्शन, जैसे हमने पता है जिंक से क्या बना है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, और हमारा कैथोड पे क्या बना है, Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड, 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड, ये कैंसिल आउट हो गए, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, जिंक प्लस ये ऐड हो जाएगा Cu2+ गिव्स जिंक +2 प्लस कॉपर। ये हमारी क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन, नेट रिएक्शन, ठीक है। यही यहाँ पे मेंशन है स्टार्टिंग में, जिंक + कॉपर +2 गिव्स Zn+2 प्लस कॉपर। इसको हम क्या कहते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक बार स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ये हम आगे चल के बात करेंगे। अभी हम हाल फिलहाल के लिए हमने एनोड भी सीख लिया क्या होता है, कैथोड भी सीख लिया, क्योंकि मैंने पहले ही ये सब डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल वे पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पोटेंशियल होता है, फिजिक्स की क्लास में आपने अच्छे से जानते होंगे कि पोटेंशियल हम कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं, EMF किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार ध्यान देते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड ऑफ ए गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल। जैसे कि ये हमारा एनोड जो होता है, जिसमें हमें पता है कि जिंक इलेक्ट्रोड डिप रहता है, तो जिंक इलेक्ट्रोड का डिप होना है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा, और जो कैथोड होता है वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। तो इन दो पोटेंशियल का जो डिफरेंस, इन दो इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल कहते हैं। और उस सेल पोटेंशियल को किस में मेज़र करते हैं, वोल्ट्स में मेज़र करते हैं। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। और यही डिफरेंस हमें क्या कैलकुलेट करते हैं कि लास्ट में कितना वोल्टेज ये सेल कितना वोल्टेज दे रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेल पोटेंशियल बोल देते हैं, ठीक है।
द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड। ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली। अब हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है उस सेल को तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। जब हम किसकी बात करें, जब कोई भी करंट वहाँ से ड्रॉन नहीं हो रहा है। इट इज़ नाउ एन एक्सेप्टेड कन्वेंशन दैट वी कीप द एनोड ऑन द लेफ्ट एंड द कैथोड ऑन द राइट। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि कोई भी अगर करंट फ्लो नहीं होगा, करंट ड्रॉन नहीं करेंगे हम, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे दोनों साइड में, ठीक है। और दूसरा हम क्या कहेंगे कि इससे हमें यही पता लगेगा कि एनोड को आप लेफ्ट में लिखिए और कैथोड को राइट में रखिए, क्योंकि ये एक सटीक या फिर आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, ठीक है। A galvanic shell is generally represented by putting a vertical line between two metal and electrolytic solution and putting double vertical line between the। अब ये जो लाइन यहाँ पे मेंशन की जा रही है, ये की जा रही है फॉर ए सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर में हम समझ लेंगे कि किस तरीके से सेल रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हाल फिलहाल के लिए हमें क्या निकालना है, सेल का पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि हमने अभी गैल्वेनिक सेल पढ़ा, तो उसमें जो सेल का पोटेंशियल हम किस तरीके से निकालते हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। तो सेल का जो पोटेंशियल होगा उसको तो हम लिखेंगे किससे, ई सेल से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट का मतलब क्या हो गया, उस राइट साइड में जो भी कंटेनर होगा, हमें पता है कि उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड उधर होता है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ई कैथोड हम लिख सकते हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। कैथोड पे जितना भी सेल पोटेंशियल होगा, क्योंकि हम जानते हैं सेल दोनों तरफ जो सेल पोटेंशियल में डिफरेंस होगा उसी को हम ओवरऑल सेल पोटेंशियल कहेंगे। अब कैथोड का भी सेल पोटेंशियल होगा, अगर कैथोड के सेल पोटेंशियल में से एनोड का सेल पोटेंशियल डिक्रीज कर दें यानी घटा दें, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, उस सेल का पोटेंशियल ओवरऑल सेल पोटेंशियल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये क्या हो गया, हमारा सेल पोटेंशियल हो गया है हमारा, ठीक है। अब हम एक बार सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि सेल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन का इंटरेस्टिंग सवाल इसमें से बनते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी हैं। देखिए किस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले सेल को रिप्रेजेंट हम करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे सबसे पहले जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद हम डबल इस तरीके से वर्टिकल हम दो लाइन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रिडक्शन प्रोसेस को, ठीक है। अब सबसे पहले देखें कि जो हमारा सेल था क्या था, वो हमारी उसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक Zn+2 इलेक्ट्रॉन में, और कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन रहा था हमारा, कॉपर। ये हमारे क्या है, दो सेल रिएक्शन है, ये हाफ सेल है दोनों की। ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल, और ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल। अब देखिए हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। मैंने बताया सबसे पहले हमें कौन सा लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक से किस में कन्वर्ट हुआ है, जिंक के बाद एक एरो लगाएंगे तो किस में कन्वर्ट हुआ है, Zn+2 में। ये जो प्रोसेस होगी कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यही बताया था, सबसे पहले जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद सेपरेट किससे करेंगे, इन डबल एरो से, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि इतना ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये खत्म हो गया। इसके बाद हम जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो कौन सा होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा। अब रिडक्शन किसका हुआ था, कॉपर 2+ से क्या बन रहा था, कॉपर बन रहा था। तो ये क्या हो गया, हमारा रिडक्शन वाला पार्ट हो गया। तो इस तरीके से एक सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है, जो जिससे जो बन रहा है वो लिखेंगे, ठीक है। जिससे जो भी बन रहा होगा, जैसे जिंक से Zn+2 बन रहा था तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके गेन करके क्या बना, तो कॉपर, तो क्या हो गया, रिडक्शन पार्ट हो गया। इस तरीके से हमारे सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें एक कमी रह गई, वो क्या है कि इनका नोटेशन देना कि जिंक किस में था, सॉलिड में था, और Zn+2 किस में था, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि ये लिक्विड में था। कॉपर +2 एक्वस में था और ये सॉलिड में था। ये हो गया इनकी स्टेट को इंडिकेट करना। स्टेट का इंडिकेट करना मतलब ये किस तरीके फिजिकल स्टेट में है, आइदर सॉल्यूशन है और एक्वस पार्ट में लिक्विड में है, ठीक है। और दूसरा रह गया इनका कंसंट्रेशन हमें मेज़र करना।
देखिए सॉलिड का तो कंसंट्रेशन नहीं ले सकते, जो एक्वस स्टेट में है उनका कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि 1 m हो गया, 0.5 m हो गया। ये 3-4 चीज़ें हैं जो सेल रिप्रेजेंटेशन में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरीके से मेज़र करते हैं, ओके।